नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं इंडिया के अंदर एनएसई और बीएसई पे कुल मिलाकर लगभग 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड होंगी, पर उनमें से मात्र लगभग 10% कंपनियां ऐसी होंगी जिन्होंने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डरों को एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो टॉप 10% कंपनियां कौन सी हैं और आने वाले समय में कौन सी कंपनी हो सकती हैं। तो कैसे आप इतनी सारी कंपनियों में से उन कंपनियों को अलग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सवाल के जवाब ढूंढने वाले हैं कि कैसे किसी कंपनी या स्टॉक का एनालिसिस करके उसमें से अपना एक बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट किया जा सके, जिससे अपनी इन्वेस्टमेंट की एक योजना बनाई जा सके। साथ ही साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसमें टर्म्स आता है इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, तो भाई सीधी सी बात है कि जब मुझे पैसे की जरूरत हो तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, और खासकर तब अगर कहीं से अर्निंग सोर्स ना, यानी कि जब मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, तो ऐसे में आपकी जो अभी की इनकम है उसका एक पोर्शन आपको इन्वेस्ट करना है टू अलाउ मनी टू ग्रो एंड वर्क फॉर यू। यानी कि आपकी मनी ग्रो भी करते रहे साथ ही साथ में, और जब आपको जरूरत हो तो आपके पास है वो पैसा होना चाहिए। तो ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिटर्न पोटेंशियल, यानी कि एक अच्छा खासा रिटर्न आपके पैसे पे मिलना चाहिए। पैसे की सेफ्टी रहनी चाहिए, लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए, पैसा जब जरूरत हो अवेलेबल होना चाहिए। अब अगर ऐसे में देखोगे तो बहुत सारे वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सर्टेन ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स में। लेकिन एक इनमें से है कोल्ड एसेट क्लास, यानी कि स्टॉक्स या फिर इक्विटी शेयर। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर एसेट क्लास है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक क्या है, इस समय लगभग 5000 से ज्यादा अवेलेबल है, तो सब में ना तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है ना ही ट्रेडिंग की जा सकती है एक ही टाइम पे, कोई नहीं कर सकता ऐसे। तो ऐसे में हमें अपने कितना हमारे पास में इस समय फंड है उसके हिसाब से एक मैनेजेबल नंबर हमें स्टॉक्स के सेलेक्ट करने होंगे, 5, 10, 15, 20, 50, कुछ ना कुछ। तो ऐसे में फिर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि उस स्टॉक या कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमें स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं एनालिसिस की, तो एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, वैसे तो दो हो गए, लेकिन वैसे अगर देखोगे तो हम 3 तरीके के एनालिसिस हमें देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक, आर्थिक, हमारा फंडामेंटल, एंड थर्ड हो गया हमारा टेक्निकल। फंडामेंटल में भी हमारे 2 तरीके के एनालिसिस देखने को मिलते हैं, एक तो हो गया हमारा क्वांटिटेटिव और सेकंड हो गया हमारा क्वालिटेटिव। तो सारे एनालिसिस का एकदम विस्तृत रूप से इस वीडियो में डिस्कस कर पाना तो देखो पॉसिबल है नहीं। सीधी सी बात है, अगर आप एक भी कोई सा भी आप एक टॉपिक उठा लोगे तो उस पर भी कई घंटे की वीडियो बन सकती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे काफी सारी चीजें इसमें कवर हो जाए, जो चीजें इसमें छूट जाएंगी हम कोशिश करेंगे आगे उनको कवर कर ले। तो जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक एनालिसिस की, आर्थिक परिदृश्य रूप से अगर हम किसी भी स्टॉक या कंपनी का हम सर्वेक्षण करते हैं, तो सबसे पहले की अगर मैं बात करूं किसी भी स्टॉक्स का, किसी भी जुड़ी हुई उससे खबर का या फिर टॉपिक्स का या कंपनी का या फिर किसी भी तरीके के इश्यूज का, अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आर्थिक परिदृश्य के अगर हम उसका एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, इससे क्या है, शेयर होल्डर को बाजार का एक व्यापक विश्लेषण करने के साथ ही साथ में जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनका भी विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक नंबर्स, यानी कि आर्थिक आंकड़े, इनका अगर आप देखोगे तो इनको एग्जामिन करके जो बाजार की स्ट्रेंथ है, यानी कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, जिससे कि फ्यूचर के बारे में एक बेहतर जानकारी हमें प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं उन मेन आर्थिक संकेतक की जो हमेशा शेयर होल्डरों को स्टॉक सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, सारे के सारे इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, उसके आंकड़े किस तरीके के हमें देखने को मिल रहे हैं जब भी गवर्नमेंट जारी कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये किस तरीके का रह रहा है, इन्फ्लेशन रेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, परचेस मैनेजर इंडेक्स, तो ये सारे इंडेक्स हमारे किस तरीके से रहते हैं। फिर हमारा एक एक चीज ऐसे में फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक एक चीज पे हमें फिर ध्यान रखना पड़ता है, खासकर जब हम आर्थिक परिदृश्य रूप से हम अगर उसको एग्जामिन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस एक तरीके से आप कह सकते हैं इज अ मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रू वैल्यू ऑफ ए स्टॉक। अगर स्टॉक की ट्रू वैल्यू आपको पता करनी है तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है। द करंट प्राइस ऑफ ए स्टॉक में नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक। भाई जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो एक्चुअल वैल्यू उसकी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं। स्टॉक हो सकता है कि ओवर वैल्यूड हो, स्टॉक हो सकता है कि अंडर वैल्यूड हो। तो ऐसे में क्या पता करना पड़ेगा, ऐसे में हमें उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प इन्वेस्टर टू स्टडी द हेल्थ ऑफ द कंपनी। उस कंपनी की हेल्थ जांचने का एक तरीका होता है, जिससे कि हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल सके, स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू है क्या। तरीके से अगर आप देखोगे तो 2 तरीके से स्पेशली किया जाता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी फैक्टर्स। ठीक है,
तो द मेन पर्पस ऑफ दिस मेथड, जो इसका मेन पर्पस है, तो ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना जो फंडामेंटली स्ट्रोंग हो और आप उस पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना सके। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये एक ऐसी जानकारी को ध्यान में रखता है कि जिसमें नंबर्स को शो नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखें, इट रिलेट्स टू द कंपनी इटसेल्फ। फैक्टर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। भाई मैनेजमेंट एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे नंबर में शो करोगे उसको, अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपनी की ग्रोथ में। अच्छे एक्सपीरियंस वाले होते हैं तो फिर उसको वो उसी तरीके से हमें कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ में परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है उनका, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये एक ऐसी चीज होती है जिससे अच्छी खासी कंपनी का भी फेलियर हो जाता है, तो ऐसे में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडस्ट्री, यानी कि किस इंडस्ट्री का स्टॉक है। भाई सोलर इंडस्ट्री के स्टॉक देखोगे पिछले कुछ सालों में बहुत शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं। अभी देखोगे तो सेमीकंडक्टर के स्टॉक है जो इस समय भी और आने वाले समय में हो सकता है कि अच्छा एक रिटर्न बना के दे। और साथ ही वो जो कंपनी है उसकी पेयर कंपनी के साथ में कैसी कंपटीशन हमें देखने को मिली, क्या वो कम्पिटिट कर पाएगी उन चीजों के साथ में, तो ये सारी चीजें हमें फिर डिटेल से एनालिसिस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल एनालिसिस में सेकंड आता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये जो है इट रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन दैट इज सोन इन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तरीके से वही चीजें प्रदर्शित करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें देखने को मिलती है, चाहे वो सिंपल स्टैटिस्टिकल डाटा हो जो सांख्यिकी डाटा है, या फिर जो हमारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, वो सारी चीजें। ये एनालिसिस जो है हमें हेल्प करता है टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए, खासकर जब हमें अपने स्टॉक्स को सेल करना हो या फिर बाय करना हो। तो ऐसे में कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कंपनी के रेवेन्यू है, रेवेन्यू कैसे है, क्वार्टर बाई क्वार्टर भाई बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, इससे हमें ये देखने में मिल जाती है। प्रॉफिट मार्जिन कैसे रह रहे हैं कंपनी के, भाई लगातार अगर प्रॉफिट मार्जिन डाउन होते जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमी है कहीं ना कहीं कंपनी में। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसी है, अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है तो सीधी सी बात है कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल कैसी हमें कंपनी की हमें देखने को मिल रही है, लगातार कंपनी एक्सपेंशन का प्लान कर रही है कि नहीं कर रही है, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाती है फाइनेंशियल रेशो। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो इसमें यूजिंग फाइनेंशियल रेशो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, कौन कौन से फाइनेंशियल रेशो ऐसे हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस में स्पेशली यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है वो देखने को मिलता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीई रेशो। यही एक ऐसा रेशो है जो सबसे ज्यादा यूज होता है और मैक्सिमम देखोगे तो मैक्सिमम लोग इसका जिक्र करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे कि आप देखोगे तो ज्यादा पीई पे स्टॉक काम कर रहा है यानी कि कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है, लोअर पी पे काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो इसकी इंडस्ट्रियल पी से फिर कंपेयर करके या फिर जो इसकी पीयर्स कंपनी है उनके साथ में कंपेयर करके हमें स्टॉक का अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का थोड़ा अंदाजा हो जाता है। बाय स्टॉक ये वेरी कर सकता है। निकालना कैसे है, जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का अपॉन अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो बुक करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। अब सीधी सी बात है, जितना भी लोअर पीवी रेशो होगा इसका मतलब है कि स्टॉक कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा सेक्टर बाय सेक्टर यहाँ वेरी कर जाए, लेकिन अंडर वैल्यूड स्टॉक वही होगा जिसका लोअर पीवी हमें देखने को मिलेगा, उसमें ग्रोथ के पोटेंशियल हमारे ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी हायर साइड रहेगा, अच्छा देखने को मिलता है। इट इज द अमाउंट ऑफ नेट इनकम रिटर्न एज परसेंटेज ऑफ शेयर इक्विटी। निकालते कैसे हैं, निकालते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि नेट इनकम अपॉन एवरेज स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। हायर साइड रिटर्न ऑन इक्विटी रहती है तो उतना ही अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेट टू इक्विटी रेशो। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कभी कभी बहुत ज्यादा अगर डेट हो जाता है कंपनी के ऊपर तो कंपनी के फेलियर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंपनी ने कितना कर्जा लिया है उस हिसाब से एक ये रेशो निकाला जाता है। निकालते कैसे, टोटल लिएबिलिटीज कंपनी के ऊपर कितनी है और अपॉन टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है। सीधा सा एक रूल्स है कि कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशो मोर देन 1 है तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्की कंपनी बन जाती है। 1 से कम है तो कहीं ना कहीं वो ठीक है, कंपनी उसको कवर कर लेती है, 1-1.5 तक कवर कर लेती है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं रिस्क हमारा दिखने लगता है कंपनी में। खासकर एनबीएफसी कंपनी को अगर छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं उनका तो चलता ही ऐसे, वो पैसा उठाती हैं फिर उसके बाद बांटती हैं, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सेक्टरों में हमें ये देखना पड़ता है। वैसे ही कि सेक्टर वाइज ये वेरी करता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा करंट रेशो। इट इज ए की फाइनेंशियल रेशो फॉर इवैल्यूएटिंग कंपनी लिक्विडिटी। कंपनी लिक्विडिटी एक तरीके से हम ऐसे समझा सकते हैं कि कंपनी का तरलता अनुपात हमें यह बताता है कि कंपनी की जो अल्पकालिक देनदारी है उसको पूरा करने के लिए जो कंपनी के करंट एसेट्स हैं उनका उपयोग कितने अच्छे तरीके से कर सकती है।
कंप्यूटेशन करंट एसेट्स यानी कि जो कंपनी पर करंट एसेट्स हैं अपॉन करंट लिएबिलिटीज, इसका भी थंब रूल वही है कि सीधी सी बात है, जो इसका अगर 1 से ऊपर है तो फिर ये कहीं ना कहीं करंट रेशो बेहतर होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस। इट इज फोकस ऑन द स्टॉक मार्केट रेदर देन द कंपनी। ये कंपनी के अलावा क्या करता है, स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट फोकस करता है। इसमें क्या है, प्रोटेक्ट किया जाता है प्राइस मूवमेंट बाय एग्जामिन द हिस्टोरिकल डाटा, मेनली प्राइस, जो उसके प्राइस का जो पिछला डाटा है वो कैसा रहा है, साथ ही साथ में वॉल्यूम कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखोगे अचानक से बहुत तेजी से के साथ वॉल्यूम बढ़ते हैं तो स्टॉक में भी बहुत तेजी से तेजी आती है, यानी कि डिमांड कैसी हमें देखने को मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिछले हिसाब से उसके जो हिस्टोरिकल डाटा है उसमें उसका प्राइस किस तरीके से मूवमेंट किया, साथ ही साथ में वॉल्यूम भी किस तरीके से मूवमेंट किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस करते हुए। साथ ही साथ में द अंडरलाइंग आइडिया इज दैट मार्केट प्राइस ऑलरेडी रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ऑफ एनी गिवन स्टॉक। देखो माना जाए तो वैसे ये है कि जो मार्केट प्राइस होता है वो पहले से किसी स्टॉक के जो मूल सिद्धांत है उसको कहीं ना कहीं शो करता है, और बाकी ये इसलिए है इसको नजरअंदाज किया जाता है, विच देयरफॉर कैन बी इग्नोर्ड। तो इसीलिए बेहतर आइडिया यही है कि इन्वेस्टर को बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना चाहिए टू फिल द गैप्स। जो बीच का गैप्स है उसको भरने के लिए हर इन्वेस्टर को फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर लेने चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो सीधी सी बात है चार्ट का एनालिसिस करना ही करना पड़ेगा। अब चार्ट का एनालिसिस करोगे तो ऐसे कौन से बेसिक टर्म्स है जो आप स्पेशली यूज होते हैं, उनमें 3-4 की अगर मैं बात करूं तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया सपोर्ट लेवल। ए लेवल बिलो विच द प्राइस विल लाइकली नॉट फॉल, एक यानी कि ये सपोर्ट प्राइस है उस शेयर का, ठीक है, यानी कि हो सकता है कि स्टॉक इससे फॉल ना हो, वापस इससे ऊपर चला जाता है। तो एक तरीके का ये हो गया सपोर्ट लेवल। एक हो गया रेसिस्टेंस लेवल, जहां से स्टॉक काफी जोर मारा है, काफी अच्छी न्यूज आ रही है, इसके बावजूद भी स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है, वहीं से फिर नीचे आ जा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल। अब आता है हमारा ब्रेकआउट, व्हेन स्टॉक राइज अबव इट्स रेजिस्टेंस लेवल और फॉल्स बिलो इट्स सपोर्ट लेवल। जब ये स्टॉक अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ के ऊपर चला जाए या फिर अपना सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे आ जाए, तब क्या होता है, वो होता है ब्रेकआउट। तो ऐसे में ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ट्रेंड लाइन क्या हो गया हमारा, एन रिग्रेशन लाइन दैट प्रेडिक्ट्स फ्यूचर प्राइस बेस्ड ऑन द पास्ट प्राइस। पास्ट प्राइस के बेस पे क्या है, फ्यूचर प्राइस हमारा प्रेडिक्ट इसमें किया जाता है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम कुछ ही टर्म्स इसमें यूज कर रहे हैं। अब बात करूं अगर मैं प्राइस चार्ट्स की, तो टेक्निकल एनालिस्ट जो है बहुत सारे अपनी इंफॉर्मेशन जो भी उन पे है उसके आधार पे अपने चार्ट का एनालिसिस करते हैं। देखो वैसे अगर देखोगे तो काफी सारे तरीके से एनालिसिस करते देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 3 तरीके के चार्ट्स मोस्टली यूज होते देखने को मिलते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट्स, स्पेशली यही यूज करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में तीनों चार्ट का आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। देखो फंडामेंटल एनालिसिस जब हम कर रहे हैं किसी कंपनी का, तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होगा, हम एनालिसिस क्या कर रहे हैं, स्टॉक वैल्यू बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स, जो भी आर्थिक और फाइनेंशियल फैक्टर्स के बेस पे हम स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसमें क्या एनालिसिस करते हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं कि जो हिस्टोरिकल स्टॉक मूवमेंट रहा है, पिछला हमें देखने को मिला है, उसके आधार पर प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर प्राइस ऑफ ए स्टॉक, यानी कि आने वाले समय में कैसा स्टॉक हमें देखने को मिल सकता है, क्या स्टॉक का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म अप्रोच हमारी रहती है, कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, कंपनी की हेल्थ देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी की कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, स्पेशली फंडामेंटल एनालिसिस से हमारा क्लियर होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यहाँ पे शॉर्ट टर्म अप्रोच हमारी स्पेशली देखने को मिलती है कि प्राइस मूवमेंट हमारा क्या कह रहा है, सपोर्ट लेवल तोड़ रहा है, रेजिस्टेंस लेवल तोड़ रहा है, ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, चार्ट क्या कह रहा है, सारी हिस्ट्री देखते हुए हमारा शॉर्ट टर्म अप्रोच हमारा स्टॉक ज्यादा अच्छा बताता है, ना कि लॉन्ग टर्म। ठीक है, यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनालिसिस, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी हर क्वार्टरली जारी करती है या फिर अलग से जारी करती है, उसका एनालिसिस करके हम फंडामेंटल एनालिसिस एक तरीके से कर सकते हैं। यूज प्राइस मूवमेंट चार्ट्स, प्राइस मूवमेंट जितना भी चार्ट्स हुआ है, चाहे वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का हो, वो पूरा एनालिसिस इसमें हमें करना पड़ेगा। न्यू मार्केट इंफॉर्मेशन जो भी आएगी उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसमें क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस पे स्पेशली फोकस टेक्निकल एनालिसिस में हमें रहना होता है। तो आई होप ये फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस एक तरीके से क्लियर हो गया होगा। आज ऐसी बेस्ट थिंग जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, जैसे पहला, ऑलवेज रिमेंबर योर फाइनेंशियल गोल्स। अपने फाइनेंशियल गोल को हमेशा आपको याद रखना है, एंड इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम, साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम, जैसे कि अगर मान लिया मुझे कितने साल के लिए निवेश करने की मैं योजना बना रहा हूं, ये पूरा का पूरा अपना एक इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम और फाइनेंशियल गोल्स हमेशा बनाना चाहिए। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल गोल्स प्रोडिगली एटलीस्ट वंस इन 5 ईयर। जो आपके फाइनेंशियल गोल हैं उनको हमेशा रिव्यू करते रहना चाहिए बीच बीच में, और 5 साल में तो एक बार एटलीस्ट उसको करना ही करना चाहिए आपको रिव्यू।
नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ वेरियस एसेट्स आर नॉट कांस्टेंट। रिस्क और रिटर्न अलग अलग एसेट्स में अलग अलग हो सकता है, ये एक समान नहीं हो सकता है, तो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। कंसीडरिंग टेकिंग हेल्प फ्रॉम ए रजिस्टर्ड एंड क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, कोशिश करो हमेशा कि जो भी रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे ही सलाह लो, खासकर जब तुम स्टॉक में एक बड़े निवेश की योजना बना रहे हो। नेक्स्ट, नो स्टॉक रिमेन द बेस्ट ऑल द टाइम, कोई भी स्टॉक हमेशा के लिए बेस्ट नहीं रहता है। मार्केट इज डायनेमिक, यू नीड टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो पीरियडिकली। मार्केट तो देखो घूमता रहता है, एक चक्र की तरह है, लगातार घूमता रहेगा। हो सकता है कि आज इस सेक्टर के दिन है, ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, कुछ सालों तक करता रहे, उसके बाद में वो धीरे धीरे डाउन जाए, कुछ नया सेक्टर एकदम उभर के निकल के आए, फिर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए अपना पोर्टफोलियो बीच बीच में जरूर रिव्यू करते रहें, जिससे कि आपको हर जो भी सेक्टर परफॉर्म करे या जो भी स्टॉक परफॉर्म करे उसकी आपको परफॉर्मेंस का फायदा उठाने का आपके पास हमेशा मौका बना रहे। तो आई होप काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना इसको बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।